इमरजेंसी होता है, स्टैटिक इन्वर्टर होता है, 6 होते हैं। और बैटरी में होते हैं बैटरी 1, बैटरी 2 और एक होता है TRP, ठीक है, ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर। तो जैसे हम सबसे पहले रैट के बारे में अगर रैट देखें, ये रैट को देखें तो रैट में क्या होता है कि जब हम पूरी पावर शट डाउन हो जाती है, जब सारा सिस्टम बंद हो जाता है तो इमरजेंसी में रैट ओपन होता है और उसको ओपन होने में मतलब रिट्रैक्ट होने में 10 सेकंड लगते हैं। और अगर रैट हम रैट को जो ऑपरेट करने के 3 स्विच होते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर में। पहला होता है इलेक्ट्रिकल पैनल पे, दूसरा होता है हाइड्रोलिक पैनल पे और तीसरा होता है इमरजेंसी। पहले इलेक्ट्रिकल पैनल से अगर हम ओपन इसको ऑन करते हैं तो एक तो इमरजेंसी सिचुएशन में होता है वो, जब वो होता है तो 10 सेकंड लगते हैं उसको रिट्रैक्ट होने में। देन वो ब्लू हाइड्रोलिक सिस्टम को पावर देता है, ब्लू हाइड्रोलिक सिस्टम CSMG को पावर देता है एंड CSMG स्टैटिक इन्वर्टर को पावर देता है एंड देन पूरे एयरक्राफ्ट में सिर्फ पावर आ जाता है। इस पूरे फंक्शन को होने में 35 सेकंड लगते हैं, 35 सेकंड में पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम पावर ऑन हो जाता है तो फिर हम आ गए हैं रैट पे आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एज अ पायलट जो होते हैं वो एक बार APU को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं 1-2 बार। अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, और अगर हम रैट को ओपन कर रहे हैं तो इन केस अगर वो ओपन नहीं हो पा रहा तो हम सोलोनाइड को भी ऑन कर देते हैं। 2 सोलोनाइड होते हैं हमारे पास जो उसको पुश करता है इन केस अगर वो रिट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो। फिर उसके बाद अगर हम और इसमें और भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर हम GP ग्राउंड पावर यूनिट को कनेक्टर की बात करें तो उसमें 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है और 2 जो छोटी पिन होती है वो एक्ट लाइक ए स्विच, मतलब स्विच के अकॉर्डिंग वो काम करती है, मतलब एक्ट लाइक एज ए स्विच, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो स्विच होती है, जो कनेक्टर होते हैं, पहले हम जैसे स्विच को ऑन करके फिर हम प्लग को इन करेंगे तो स्पार्क होता है, लेकिन स्विच को ऑफ करके प्लग को इन करेंगे तो स्पार्क नहीं होता है। तो सेम क्या होता है, जब 4 पिन अंदर जाती है, आधा अंदर जाने के बाद जो 2 छोटी पिन होती है वो जब जाती है तो ऑन भी हो जाता है और साथ में कनेक्ट भी हो जाता है, तो स्पार्क नहीं करता। और प्रायोरिटी क्या है, जैसे ग्राउंड पे अगर हमारा एयरक्राफ्ट है तो सबसे पहले Gen 1 Gen 2 देन ग्राउंड पावर GPU को प्रायोरिटी देते हैं, देन हम APU को स्टार्ट करते हैं। और हम एयर में जब हैं रूटीन फ्लाइट है उस टाइम पे हम APU को प्रायोरिटी देते हैं। थैंक यू। इसको एक्सप्लेन करने का नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं कार 66 लाइसेंस सिस्टम, लाइसेंसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स। पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जो EASA में है, EASA पार्ट 66। अब मैं बात करता हूँ आपको कार 66 की DGC सिस्टम, कार 66 लाइसेंसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स। तो पहले हम जो नॉर्मल टाइप जो लाइसेंस हैं हमारे और उसमें नॉन टाइप रेटेड लाइसेंस भी है तो उसकी डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है टोटल लाइसेंसिंग सिस्टम जो एज पर 66 है वो है A, जिसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में लेंगे। फिर B1 है, B2 है, B3 है, कैटेगरी C है, B2L है, L है। दीज आर द लाइसेंसेस, ये सारे लाइसेंस कैटेगरीज में आते हैं। तो इसमें कुछ जो है हैवी एयरक्राफ्ट के हैं, कुछ पिस्टन इंजन के हैं, कुछ हेलीकॉप्टर रिलेटेड हैं, कुछ लाइट एयरक्राफ्ट रिलेटेड हैं। तो इसको हम सेग्रीगेट ऐसे करते हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ उनको जो है अलग अलग तरह से हम रीड करेंगे। जैसे B3 है, B3 है पिस्टन इंजन। तो B3 जो है वो पिस्टन इंजन लाइसेंस इंजीनियर्स रहते हैं, उनको B3 है। और उसके बाद B2L है जो एवियोनिक सिस्टम लाइट एयरक्राफ्ट, L है जो वो मैकेनिकल लाइट एयरक्राफ्ट। उसकी रिक्वायरमेंट्स मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अब आते हैं हम हैवी एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो हैवी एयरक्राफ्ट पे हमारी 4 कैटेगरी बच गई, A, B1, B2 एंड C। तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि A, B1, B2 एंड C कैटेगरी जो है वो हैवी एयरक्राफ्ट लाइसेंस कैटेगरी हैं। हैवी एयरक्राफ्ट जो डेफिनेशन दी हो यह उसके हिसाब से हम ये कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी हम अगर A में चलें, A कैटेगरी जो है हमारी, तो उसमें फिर 4 कैटेगरी हैं।
सब कैटेगरी जो हैं लाइसेंसिंग कैटेगरीज और सब कैटेगरी जिसको बोलते हैं, जैसे ए है A1 A2 A3 A4, ए में 4 हैं। तो A1 आपको याद रखना है AT, A2 AP, A3 ST एंड A4 HP। A1 एरोप्लेन टर्बाइन, A2 एरोप्लेन पिस्टन, A3 हेलीकॉप्टर टर्बाइन एंड A4 इज हेलीकॉप्टर पिस्टन। ये 4 कैटेगरी हमारी ए कैटेगरी में आती हैं। पहले आप समझिए ए कैटेगरी है क्या। ए कैटेगरी जो लाइसेंस है वो पहली बात आपको नोट करनी है, दिस इज़ नॉन टाइप रेटेड लाइसेंस। नॉन टाइप रेटेड लाइसेंस, इसके अंदर इसको हम बोल सकते हैं टास्क ट्रेंड सर्टिफाइंग स्टाफ। टास्क ट्रेंड सर्टिफाइंग स्टाफ हम बोल सकते हैं ए कैटेगरी को। और इसकी सब कैटेगरी मैंने बताई A1 A2 A3 A4 एयरक्राफ्ट वाइज, AT AP ST HP, ऐसे याद रखना है आपको। और A1 को जब हम नॉन टाइप रेटेड लाइसेंस बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए जो कैटेगरी है उसको एयरक्राफ्ट की टाइप रेटिंग नहीं करनी पड़ती, नहीं दी जाती, क्योंकि ए जो है वो लेवल 1 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं मॉड्यूल्स के। जब मॉड्यूल्स के लेवल 1 एग्ज़ाम क्लियर किया है तो हम लेवल 3, क्योंकि जो टाइप रेटेड है, टाइप रेटिंग है एयरक्राफ्ट की, वो लेवल 3 वाले को देते हैं। तो कैट ए के लिए हमारी टाइप रेटिंग एयरक्राफ्ट की नहीं दी जाती। उसमें क्या है, उसमें जैसे आपने लेवल 1 एग्ज़ाम मॉड्यूल्स के क्लियर कर लिए, 3 इयर्स एनी ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट पे आपने एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद यू कैन गेट द लाइसेंस, जिसको नॉन टाइप रेटेड लाइसेंस बोलते हैं, कैट ए लाइसेंस बोलते हैं। इसको टास्क ट्रेंड सर्टिफाइंग स्टाफ भी बोलते हैं। सर्टिफाइंग स्टाफ बनता है अथराइजेशन के बाद में। जब आपने नॉन टाइप रेटेड लाइसेंस ले लिया, उसके बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको अथराइजेशन दिया जाएगा। और उसमें जैसे कैट ए का आपने नॉन टाइप रेटेड लाइसेंस है तो पहले आपको उस एयरक्राफ्ट का फैमिलराइजेशन और उसके बाद टास्क ट्रेनिंग, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। जो टास्क ट्रेनिंग हमारी लिस्ट जो है, टास्क लिस्ट जो है वो 145 में दी हुई होती है, जो टास्क हमने करवाने हैं, और उसका पहले थ्योरेटिकल और फिर प्रैक्टिकल दे करके उसको फिर असेसमेंट होगी। असेसमेंट के बाद उसका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट और उसका अथराइजेशन जो है उसको तैयार किया जाएगा। जो जो रिक्वायरमेंट हमारी एक्स्ट्रा है वो की जाएंगी, जैसे मैंडेटरी ट्रेनिंग है, SMS है, HF है, IHF है, उसके बाद FTS है, EWIS है, रेगुलेशंस हैं, वो भी ट्रेनिंग साथ साथ में चलेंगी। और साथ में टास्क ट्रेनिंग करवा के जो टास्क पे असेसमेंट हुई है वो पास किया है, वो टास्क उसके अथराइजेशन में एंडोर्स किया जाएगा। और वो अब कैट ए जो है वो टास्क ट्रेंड सर्टिफाइंग स्टाफ बोला जाएगा। टास्क ट्रेंड सर्टिफाइंग स्टाफ वो लाइन के अंदर CRS देगा इन टास्क के ऊपर जो टास्क एंडोर्स्ड हैं उसके अथराइजेशन में। उसके अथराइजेशन में जो जो टास्क एंडोर्स होंगे उनके वो ऊपर CRS देगा, सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस आफ्टर मेंटेनेंस। और ही कैन डू ट्रांजिट इंस्पेक्शन, एक्सटेंडेड ट्रांजिट, लेओवर, वीकली 2 इंस्पेक्शन ही विल डू। और उसके बाद वो CRS देगा जहाज को, अगर कोई भी मेंटेनेंस उन टास्क के ऊपर हुई हो जो उसके अथराइजेशन में एंडोर्स्ड हैं। ये है कैट ए। अब जो है नेक्स्ट हम चलते हैं B1। जो मैंने बताया B1 जो है मैकेनिकल कैटेगरीज है, टाइप रेटेड लाइसेंस कैटेगरी है। B1 टाइप रेटेड लाइसेंस कैटेगरी है। इसमें भी 4 सब कैटेगरीज हैं, B1.1, B1.2, B1.3, 1.4। तो B1.1 वैसे ही याद रखनी है जैसे हमने A1, A2, A3, A4 में बताया मैंने। एरोप्लेन टर्बाइन, एरोप्लेन पिस्टन, हेलीकॉप्टर टर्बाइन, हेलीकॉप्टर पिस्टन। तो इसके अंदर जो है B1.1 जो है एरोप्लेन टर्बाइन, तो हैवी एयरक्राफ्ट के ऊपर जो है 1.1 इसमें आ जाएगी हमारी टर्बाइन में, एरोप्लेन टर्बाइन में। इसके अंदर जो है B1 मैंने बताया पहले मॉड्यूल लेवल 3 क्लियर करेगा। सारे मॉड्यूल क्लियर करने के बाद उसका फिर एक्सपीरियंस होगा कुछ। उस एक्सपीरियंस के बाद जिस कंपनी में ज्वाइन करेगा उसको टाइप रेटिंग मिलेगी। अगर बाहर करना चाहता है तो मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ में उसको टाइप रेटिंग दे दिया जाता है। हाल मॉड्यूल क्लियर हैं तो लेवल 3 के। उसके बाद उसका OJT होगा, 1 साल का OJT
और उसमें लॉग बुक एंट्री बनानी पड़ेंगी। उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर है, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वो उसको साइन करेगा या सर्टिफाइंग स्टाफ साइन करेगा, और लास्ट में उसकी असेसमेंट होगी। जो प्रैक्टिकल असेसर्स हैं हमारे, वो उसकी असेसमेंट करेंगे OJT की, और OJT की असेसमेंट होने के बाद वो अप्लाई करेगा क्वालिटी मैनेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर वाइवा। जो अभी DGCA ने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अथॉरिटी दे दी, दे कैन कंडक्ट वाइवा फॉर लाइसेंस। तो जो क्वालिटी मैनेजर की कमेटी बनती है वो फिर वाइवा कंडक्ट करती है। वाइवा कंडक्ट करने के बाद फिर वो रिकमेंडेशन देती हैं DGCA को पास करने के लिए, लाइसेंस देने के लिए। फर्स्ट लाइसेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो B1 लाइसेंस जो है आपको इस तरह से लाइसेंस इशू होगा। उसके बाद आपको अथराइजेशन दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जब लाइसेंस मिल गया उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट मैंने बताई, मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं, 6 मंथ रिसेंट एक्सपीरियंसेस हैं, वो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट कैरी आउट करनी है। उसके बाद आपको अथराइजेशन इशू किया जाएगा B1 कैटेगरी मैकेनिकल। अगर B1 कैटेगरी जो है, अगर ओल्ड वाला जो कन्वर्शन हमारा हुआ है, जो HAJE बोलते थे हम या A&C इंजीनियर बोलते थे पुराने सिस्टम में, उसकी इक्वलेंसी जो है B1 है, उसमें लिमिटेशन आ जाता है। B1 अंडर लिमिटेशंस, और 37 जो लिखा हुआ है आपके लाइसेंस में देखा होगा, 37 जो है वो कैटेगरी लिखी हुई है। अगर आप A&C थे और कन्वर्टेड टू B1, तो उसमें आपको कुछ मॉड्यूल क्लियर करने पड़ेंगे जिसमें आपकी कैपेबिलिटी एनहेंस होगी, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी दिया जाएगा, माइनर रेक्टिफिकेशन, और उसमें फिर आप B1 कैटेगरी में लिमिटेशन रिमूवल के लिए कुछ मॉड्यूल क्लियर करेंगे। उसके बाद आते हैं B2 में। B2 इज़ एवियोनिक्स इंजीनियर्स। एवियोनिक्स इंजीनियर्स, इसके अंदर भी लेवल 3 एग्जामिनेशन आपको क्लियर करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे, जिसको मॉड्यूल बोलते हैं लेवल 3 मॉड्यूल्स। और लेवल 3 मॉड्यूल्स पास करने के बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस के बाद टाइप रेटिंग दिया जाएगा। ये भी टाइप रेटेड लाइसेंस है, और आपको स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेनिंग करवाई जाएगी, टाइप रेटिंग। फिर 1 साल की OJT, जिसमें आप लॉग बुक एंट्री बनाएंगे, सर्टिफाइंग स्टाफ से साइन करवाएंगे। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा, और उसके बाद जो है आप क्वालिटी मैनेजर जो कमेटी है उसको अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए, और वो वाइवा लेकर के आपको रिकमेंड करेंगे लाइसेंस के लिए DGCA को। जो नया सिस्टम है अब, उसके अनुसार आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आपको लाइसेंस दिया जाए, और DGCA आपको लाइसेंस इशू करेगा। B2 लाइसेंस आपको मिल गया। B2 में सब कैटेगरीज नहीं हैं, B2 लाइसेंस में सब कैटेगरीज नहीं हैं। अथराइजेशन प्रोसीजर मैंने सेम बताया। आप साइड बाय साइड मैंडेटरी ट्रेनिंग कर लेंगे, जिसमें SMS, FTS, IHF, EWAS, रेगुलेशन ट्रेनिंग, MOE ट्रेनिंग, वो सारी ट्रेनिंग करने के बाद आपकी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होगी, और कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होने के बाद आपको अथराइजेशन इशू कर दिया जाएगा। ये है हमारा B2। अब आते हैं कैटेगरी C में। कैटेगरी C लाइसेंस जो है B1 और B2 विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, उनमें से हम अप्रूवल करवा सकते हैं एज कैट C फ्रॉम DGCA। हम एक लिस्ट, जो हमारा BMM है वो एक लिस्ट बनाएगा, जिसमें वो B1 और B2 की एक लिस्ट, जिसका 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है बेस में, वो लिस्ट DGCA से अप्रूव करवा के उनको कैट C बना सकते हैं हम। B1 और B2 को हम जब वो बेस मेंटेनेंस में काम करते हैं, हम बोलते हैं स्पोर्ट स्टाफ, SUPPORT, स्पोर्ट स्टाफ हम बेस मेंटेनेंस में बोलेंगे B1 और B2 को। और B1 और B2 विद 3 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस इन द बेस मेंटेनेंस, ही कैन बिकम द कैटेगरी C लाइसेंस होल्डर। एंड कैटेगरी C जो है वो एंडोर्समेंट है, केवल अप्रूवल है। उसमें जो है वो फाइनल CRS सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस जो बेस मेंटेनेंस के बाद दिया जाता है, ये CRS इंजीनियर कैट C बोला जाएगा। B1 एंड B2 स्पोर्ट स्टाफ, एंड कैटेगरी C इज़ द CRS इंजीनियर, जो B1 और B2 हो सकता है, जिसका 3 साल का मिनिमम बेस मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस हो, वो जो है कैटेगरी C इंजीनियर बन सकता है। बाकी जो है ये हैवी एयरक्राफ्ट की मैंने कैटेगरी बताई। दूसरी कैटेगरी जो बताई थी जैसे B2L जो है वो आपका जो एवियोनिक्स सिस्टम का है अदर एयरक्राफ्ट पे। तो B2L लाइसेंस इज एप्लीकेबल टू ऑल एयरक्राफ्ट अदर देन दोज इन ग्रुप 1 एज सेट आउट इन द पॉइंट 60A51 एंड इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग सिस्टम: कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट, ऑटो फ्लाइट, सर्वेलेंस,
सिस्टम, ऑल इट इज कवरिंग एज कैट B2L। B3 मैंने बताया, B3 लाइसेंस इज एप्लीकेबल टू पिस्टन इंजन, नॉन प्रेशराइज्ड एरोप्लेन ऑफ 2000 kg MTOM एंड बिलो। B3 जो क्या बताया मैंने, 2000 kg मिनिमम टेक ऑफ मास से बिलो जो है एंड बिलो, वो B3 लाइसेंस होल्डर है जो पिस्टन इंजन नॉन प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट के ऊपर होता है। उसके बाद मैंने बताया था L इज आल्सो इन डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज, तो वो याद रखने का ज़रूरत नहीं है। स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए है, जैसे L1C कंपोजिट सेल प्लेन्स है, L1 सेल प्लेन्स है, L2C है, L2 L3H हॉट एयर बैलून, L3H गैस बैलून्स, L4H hot air airships, like that this is divided। L4G ELA2 गैस airships, ऐसे करके इसकी सब कैटेगरी दी हुई है L की। तो इसमें ALA1 जो एरोप्लेन बताया, रेफर टू दोज एरोप्लेन्स विच मीट द डेफिनेशन ऑफ ELA1 एयरक्राफ्ट दैट इज कंटेन्ड इन आर्टिकल 2K ऑफ रेगुलेशन EU 1320-2014। ELA2 gas airships refer to those gas airships which meet the definition of ELA2 aircraft that is contained in Article 2K of Regulation 1320-2014। वो अपना रेगुलेशन बेसिक रेगुलेशंस है। और हमने जो लाइसेंस कैटेगरी दिया है वो हमने ग्रुप वाइज दिया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट। ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट में ग्रुप 2A है, 2B है, 2C है। वो जो है आपका एयरक्राफ्ट जो है 2A सिंगल टर्बो इंजन एरोप्लेन्स, 2B सिंगल टर्बाइन इंजन हेलीकॉप्टर, सिंगल पिस्टन इंजन हेलीकॉप्टर, 2AB 2A 2B 2C, उसको डिवाइड किया। ग्रुप 3 पिस्टन इंजन अदर देन दोज इन ग्रुप 1, ग्रुप 4 सेल प्लेन्स, पावर्ड सेल प्लेन्स, बैलून्स, एयरशिप्स अदर दोज इन ग्रुप 1, दैट इज कॉल्ड ग्रुप 4। तो हमने जो हमारा एयरक्राफ्ट का ग्रुप है उसको डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2A 2B 2C, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो उसके अंदर जो है हमने डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज बना दी उसकी 2 में। और हमारा जो B1 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स है, जब अथराइजेशन के बाद ही कैन गिव द CRS टू ऑल सिस्टम्स इन द आवर एयरक्राफ्ट, एयरफ्रेम सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम, maintenance performed on aircraft structure, power plant, mechanical and electrical system. This is his capability. Maintenance performed on aircraft structure, power plant, mechanical and electrical system. Work on avionics is requiring only simple test to prove their serviceability and not requiring troubleshooting. He can do that also. And B2 to issue the certificate release to service and to act as a B2 support staff for the following: maintenance performed on avionics and electrical system, electrical and avionics tasks within power plant and mechanical system requiring only simple test to prove their serviceability, that is B2 to issue certificate release to service following minor schedule line maintenance, simple defect rectification within the limits task specifically endorsed on that certification authorization if he is used as a category A license। अब आपको थोड़ा सा मैं जो पुराना सिस्टम है हमारा, जो हमारा पुराना इंजीनियर होता था जिसने बैमल क्लियर करके अथराइजेशन लिया हुआ है उसके और टाइप रेटिंग लाइसेंस लिया हुआ है, उसके हिसाब से कैटेगरी ए कैसे यूज करते हैं हम उनको। B1 जो है वो ऑटोमेटिकली कवर्स A, तो B1 जैसे हमारा है वो ऑटोमेटिकली कवर्स A1, तो A1 एंड B1.1 इज द सेम सेम कैटेगरी एंड B1.1 कवर्स A1 आल्सो। तो B1.1 जो हैवी एयरक्राफ्ट पे जा करके A1 का काम कर सकता है। B2 को अगर कैट A में यूज करना है, B2 इज एवियोनिक्स इंजीनियर, तो उसको हमें टास्क ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जो मैंने कैट A के लिए बताया वो टास्क लिस्ट जो है हमारे 145 में दी होती है। और जो फ्रीक्वेंट टास्क आते हैं जैसे व्हील चेंज है, हमारा जो इमरजेंसी इक्विपमेंट चेंज है, गैली इक्विपमेंट चेंज है, जो उसमें लिस्ट दी हुई है 145 में हमारी टास्क की, वो टास्क हमने थ्योरेटिकल प्लस उसके ऊपर प्रैक्टिकल करवाना है B2 को। और उसके जो B2 वाला अथराइजेशन है उसी के अंदर लाइन सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस देना है, उसको एंडोर्स करना है। उसके अंदर एंडोर्समेंट हो जाएगा आपका टास्क्स। जैसे A वाले में मैंने बताया था टोटल टास्क होते हैं, उसमें B2 वाले में एज ए कैट A लाइन सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस ऐड हो जाएंगे उसमें, और जो टास्क उसने किए हैं थ्योरेटिकल किया है उसके ऊपर फिर प्रैक्टिकल किया है उसके ऊपर वो CRS दे सकता है, सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस। तो हम कैट A1 में
B1.1 को ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं और B2 को टास्क ट्रेनिंग के बाद हम लाइन में CRS इंजीनियर यूज कर सकते हैं। तो B2 तो उसका अपना है, B2 सिस्टम तो उसका अपना है। जैसे B1.1 बताया मैंने, ही इज़ मैकेनिकल इंजीनियर सपोर्ट स्टाफ इन बेस मेंटेनेंस, तो उसका उसमें तो ऑथराइजेशन दे ही सकता है, CRS दे ही सकता है अपने सिस्टम में। प्लस ए में भी A1 भी वो कवर कर सकता है, जो टास्क A1 को करवाए थे वो B1 वाला CRS दे सकता है सारे सिस्टम में। ऐसे ही B2 जो है एवियोनिक्स CRS इंजीनियर तो है ही, उसमें एडिशनली हो गया टास्क एंडोर्समेंट। तो टास्क जितने करवाए हैं उसके, वो टास्क के ऊपर वो CRS दे सकता है, सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस दे सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो B2 है उसको हम टास्क ट्रेनिंग करवाएंगे। तो टास्क ट्रेनिंग जो करवानी है उसमें तो पहले थ्योरेटिकल करवाएंगे, उसके बाद फिर उसका प्रैक्टिकल होगा उसी टास्क पे 5 बार 6 बार। उस टास्क को करवाने के बाद उसका असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद वो पास उसमें डिक्लेयर किया जाएगा और पास होने के बाद वो उसमें जो टास्क है उसको एंडोर्स किया जाएगा उसके ऑथराइजेशन में। तो इस तरह से उसको टास्क ट्रेंड बना देते हैं B2 को भी। तो ये हमारा नेचुरल जो लाइसेंसिंग कैटेगरीज मैंने बताया, इस तरह से हमें समझना है। तो इसमें एक्सपीरियंस जो है सर्विसिंग है, इंस्पेक्शन है, ऑपरेशनल फंक्शनल टेस्टिंग है, ट्रबल शूटिंग है, रिपेयरिंग है, मॉडिफाइंग है, चेंजिंग कंपोनेंट है। तो इस तरह की सारी जो आपका लॉग बुक एंट्री बनती हैं, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस जो बोलते हैं हम। और उसमें जो एंडोर्समेंट, अब जैसे आपका ग्रुप जो है, एक ग्रुप में आपको लाइसेंस मिल गया, उसके बाद उसमें एडिशनल जो कैटेगरीज हैं वो ऐड होती चली जाएंगी। दूसरा एयरक्राफ्ट की टाइप रेटिंग कर रहे हैं या उसी फैमिली की टाइप रेटिंग कर रहे हैं तो वो ऐड होती जाएंगी और आप उसमें एंडोर्स करवाते जाएंगे। तो उसके अंदर जो है हमारा रेगुलेटर है, रेगुलेटर को एप्लीकेशन देनी पड़ती है, एप्लीकेशन के बाद वो एंडोर्समेंट कर देता है उसमें, और आपकी कैटेगरीज जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो उसमें जो है जैसे एयरक्राफ्ट लाइसेंस लेना है आपको, मान लो कैट ए लाइसेंस लेना है फॉर कैटेगरी ए, कैटेगरी B1.2, 1.4 एंड कैटेगरी B3। इन कैटेगरीज के लिए 3 years practical experience on operating aircraft if the applicant has no previous relevant technical training। 2 साल है जिसने स्किल्ड वर्कर बोलते हैं, टेक्निकल ट्रेड बोलते हैं, जो AME कोर्स किया है। 1 year ऑफ प्रैक्टिकल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑन ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट, अगर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स अप्रूव्ड उसने किया है तो 3-2-1 ये एक्सपीरियंस जो है डिफरेंट कैटेगरीज में चाहिए। कैट ए के लिए, B1.2 के लिए, B1.4 के लिए, B3 के लिए। उसके बाद जो है हमारा B1.1 हैवी एयरक्राफ्ट एंड B1.3 जो हमने बताया B1.3 जो हेलीकॉप्टर टर्बाइन है, इसमें 5-3-2 जो कैटेगरी मैंने बताया, 5 years प्रैक्टिकल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑन ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट इफ द एप्लीकेंट हैज़ नो प्रीवियस रेलिवेंट टेक्निकल ट्रेनिंग। दूसरी जो है 3 साल और 2 साल। 2 साल अगर आपने एविएशन कोर्स किया है, 3 साल अगर स्किल्ड वर्कर हैं आप, तो उसके हिसाब से आपको 5-3-2 याद रखना है। 5-3-2 ए में था, 3-2-1, और B2, B1.1, B1.3 में 5-3-2। उसके बाद जो है जो दूसरी कैटेगरीज हमारी हैं, जैसे कैटेगरी C है, तो मैंने बताया 3 years ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो B1.1 में, B1.3 में, B2 में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस जो है B1.2 एंड 1.4 में होना चाहिए। फॉर कैटेगरी C विद रिस्पेक्ट टू अदर देन कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एक्सरसाइज B1 और B2, ही कैन बिकम द C कैटेगरी। तो कैटेगरी C मैंने बताया कि ये जो है हमारा DGCA ने अभी तक अलाउ नहीं किया है। एक एकेडमिक रूट है EASA में, तो उसका मैं बता रहा हूँ कि वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। जो एकेडमिक रूट है C के लिए, एकेडमिक रूट क्या है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए, ये हमारा DGCA ने अप्रूव नहीं किया अब तक। जो B.Tech वाला बंदा है, वो B.Tech अगर मान लो बेस मेंटेनेंस में काम कर रहा है और उसका एक्सपीरियंस जो है 3 साल का है डॉक्यूमेंटेशन का, और डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंक्लूड 6 months ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ बेस मेंटेनेंस टास्क, ही कैन बिकम द कैट C। उसका वाइवा होगा एंड ही कैन बी अप्रूव्ड फॉर दैट। एंड जो B1 और B2 मैंने बताया जो C बनते हैं, वो EASA में उन दोनों सिस्टम पे उनका वाइवा होता है, लेकिन हमारा DGCA ऐसे अप्रूव कर देता है। ये
चैनल जो है मैंने ईआसा का थोड़ा सा आपको बेसिक जो आपका नॉलेज होना चाहिए उसके हिसाब से आपको बताया है। तो उसमें जो है आपका जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ हैं और रेगुलेशन के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है। एडिशनल कैटेगरीज जब करेंगे तो उसमें एडिशनल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और उस एडिशनल रिक्वायरमेंट में आपका कंसेशन मिलता चला जाएगा। जैसे पहला लाइसेंस लेंगे आप, मैंने बताया फर्स्ट लाइसेंस में आपका 1 ईयर OJT है, उसके बाद उसी फैमिली में लेने से आपका जो एक्सपीरियंस है वो कम होता चला जाएगा। और दूसरी कैटेगरीज में अगर आपने टाइप रेटिंग किया है और उसके बाद लाइसेंस ले रहे हैं तो उसमें भी आपको कंसेशन मिलेगा। जैसे फर्स्ट लाइसेंस में आपको 1 ईयर का OJT करना पड़ गया, तो सेकंड जब करेंगे तो उसमें 6 मंथ फिर 3 मंथ्स सेम फैमिलीज एयरक्राफ्ट में करते जाएंगे तो उसमें कंसेशन मिलता चला जाएगा। और ऑटोमेटिक जो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको कंसेशन मिलेगा उसमें कि आप जो है एडिशनल कैटेगरीज ऑफ लाइसेंस उसमें ऐड करवा सकते हैं। उसमें जो अगर मान लो एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट सेम एयरक्राफ्ट फैमिली में इंजन का है डिफरेंस कोर्स करना है, स्ट्रक्चर का है डिफरेंस कोर्स करना है, तो डिफरेंस कोर्सेज भी आपके होते रहेंगे और वो भी आपके लाइसेंस में एंडोर्स होते रहेंगे। तो वो चीज़ें जो हैं आपका चलता रहेगा। जो मैंने लाइसेंस लेने के लिए टाइप रेटिंग बताया, मैंने टाइप रेटिंग जो है 147A300 147A305 में है। आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा 147 है वो मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल है, उसके अंदर हमारे दोनों दिया हुआ है अपना बेसिक जो हमारा है बेसिक MTO एंड टाइप MTO ऑल्सो। तो टाइप वाले में हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन करवाएंगे स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट का, वो MTO अप्रूव्ड होगा, उसके बाद जो है तो प्रैक्टिकल होगा। तो हैवी एयरक्राफ्ट पे मिनिमम जो है 2 वीक की हमें ट्रेनिंग करवानी है। ये रिक्वायरमेंट है हमारी रेगुलेटर की कि हैवी एयरक्राफ्ट है तो कम से कम 2 वीक की ट्रेनिंग उसकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए ऑन एयरक्राफ्ट। अब इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में जो 12 दिन का मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 12 दिन का आप रख सकते हैं 2 वीक का। तो इसके अंदर जो हमारे प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर होंगे, जो हमारे इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाया वही प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर होंगे, और उसके बाद प्रैक्टिकल असेसर होंगे जो असेसमेंट करेंगे आपका। 10 दिन जो है आपके प्रैक्टिकल कंप्लीट होने चाहिए और उसके बाद 2 दिन आपकी असेसमेंट होनी चाहिए। तो 10 दिन में जो कार 66 में हमारे टास्क दिए हुए हैं उस टास्क में अपेंडिक्स है हमारी, उस टास्क में 50% टास्क आपको उठाने हैं जो पॉसिबल हैं और उन टास्क को आपको करवाना है। उसके बाद 2 दिन असेसमेंट के लिए रखिए और जो टास्क हैं उनका डेट वाइज प्लान बनाइए आप। इंस्ट्रक्टर डेली जाके आपको ब्रीफ करेगा, फिर आपका असेसमेंट होगा। 15 स्टूडेंट के ऊपर कम से कम 1 इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर रेगुलेशंस। उसके बाद जो है आपकी असेसमेंट होगी, असेसमेंट जो है वो आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा और जो टास्क हैं वो आप लॉग बुक में बना सकते हैं या आपकी सेपरेट अगर टास्क लिस्ट दी है तो उसमें भी साइन कर सकते हैं। वो आपका पैटर्न है, उसमें पास करने के बाद थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पास करने के बाद आपको COR सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिलेगा MTO से। नाउ यू आर टाइप ट्रेंड। ये टाइप ट्रेनिंग मिलने के बाद, COR मिलने के बाद, सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन मिलने के बाद अब आपको 1 साल की OJT करनी है अगर आपका ये फर्स्ट लाइसेंस है। ये जो टाइप रेटिंग किया है इसकी वैलिडिटी 3 साल है, जिसमें से 1 साल OJT हो गया और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये टोटल 3 इयर्स वैलिडिटी है इसकी और 3 साल के अंदर आपको लाइसेंस लेना है उस एयरक्राफ्ट के ऊपर, क्योंकि 2 साल बच गए। 2 साल में कितनी बार आपका वाइवा होगा, कितनी बार आपकी रिकमेंडेशन जाएगी, वो आपको देखना है और उसके बेस पे आपको लाइसेंस दिया जाएगा। फर्स्ट लाइसेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट लाइसेंस जो है टाइप रेटिंग है 3 साल के अंदर आपको लेना है। ये टाइप ट्रेनिंग हमारा जो MTO है मैंने बताया वो अप्रूव्ड है अगर DGCA से, तो वो आपको COR सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन दे देगा। और उसमें जो मिनिमम आवर्स उन्होंने बताया है, जो मैक्सिमम टेक ऑफ मास जो है अब वो 30,000 kg है, उसका अलग बताया है। जो लेस देन 30,000 kg एंड अबव 5700 kg उसमें B1.1 के 120 आवर्स, B1.2 के 100 आवर्स, इस तरह से टेबल बनाई हुई है। उस टेबल के हिसाब से आपको आवर्स का ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन सेट करना है। तो उसमें कंटेंट्स क्या क्या हो, कंटेंट्स जो है आपका प्रैक्टिकल एलिमेंट क्या हो,
थ्योरेटिकल एलिमेंट क्या हो वो आपको सेट करना है। मैंने बताया कि जो लिस्ट दी हुई है हमारी जो प्रैक्टिकल की, उसमें से 50% टास्क आपको उठाने हैं और 50% टास्क में आपको पहले प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, फिर असेसमेंट होगी। उसके बाद जो है 75% जो है आपके फेस वाइज जो टाइप रेटिंग होगा, उसके 4 फेस हो सकते हैं, 5 फेस हो सकते हैं, तो 75% मिनिमम आपको मार्क्स लेने हैं और उसको पास करना है। अगर 2 फेस में आप फेल हो जाते हैं तो आपको टाइप रेटिंग से निकाल दिया जाएगा, यू विल गो बैक, और 1 साल तक आप दूसरे टाइप रेटिंग में दोबारा ट्राई नहीं कर सकते। तो उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है पहली बात। और जो पासिंग मार्क्स मैंने बताया, एग्जामिनेशन पास मार्क्स इज 75%, और द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन शैल बी ए मल्टीपल ऑफ 4, तो वो हमारे इजीनेस के लिए है, परसेंटेज देने के लिए। प्रैक्टिकल असेसमेंट मैंने बता दिया आपको। टाइप एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड अपेंडिक्स 3 टू पार्ट 66 दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें जो एग्जामिनेशन शैल बी ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल असेसमेंट बेस्ड, जिसमें कम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ oral examination question shall be open, written examination question shall be essay type or multiple choice question, practical assessment shall determine a person competent to perform a task। तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा टाइप रेटिंग का। 4 फेस 5 फेस जो भी होंगे, फेस वाइज आप उसको पास करेंगे, फिर उसको आप टाइप प्रैक्टिकल करेंगे। टाइप प्रैक्टिकल भी पास होने के बाद CO आपको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिलेगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है मैंने बताया, ऑन जॉब ट्रेनिंग इट शैल हैव बीन स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड विद इन 3 years प्रोसीडिंग द एप्लीकेशन ऑफ ए टाइप रेटिंग एंडोर्समेंट। तो इसके जो मैंने बताया ऑन जॉब ट्रेनिंग वो आपको 3 साल के अंदर करनी है। जब आपका टाइप रेटिंग COFR मिला है आपको, उसके 3 साल की वैलिडिटी है। तो उसमें जो OJT लॉगबुक बनाना है, वो लॉगबुक एंट्री में नेम ऑफ द ट्रेनिंग, डेट ऑफ बर्थ, अप्रूव्ड मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, नेम ऑफ द सुपरवाइजर, डेट ऑफ टास्क कंप्लीशन, वो सारी डिटेल आपको भरनी है। एयरक्राफ्ट टाइप ट्रेनिंग, उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो जो टाइप ट्रेनिंग मैंने बता दिया आपको, टाइप ट्रेनिंग जो है अलग अलग सिस्टम में होगी, B1.1 की होगी, B2 की होगी, 2 की जो है आपकी टाइप ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट, मैंने बताया कि प्रैक्टिकल आपको करना है। अगर आप डिफरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, एयरक्राफ्ट इंजन के ऊपर, तो डिफरेंस ट्रेनिंग में भी प्रैक्टिकल रहता है। तो और जो सिलेबस हम बनाते हैं ये ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करके ही बनाते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं सिलेबस बनाने के लिए, और उसमें जो है TN के अनुसार कंटेंट्स बनाया जाता है। ये एज पर कार 66 होता है। और जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो ज़रूरी है आपकी। तो उसमें जो अप टू 50% ऑफ द रिक्वायर्ड OJT में बी अंडरटेकन बिफोर द एयरक्राफ्ट थ्योरेटिकल टाइप ट्रेनिंग स्टार्ट्स। तो इसके अंदर जो है जो टास्क हैं, द OJT शुड कवर एटलीस्ट 50% ऑफ टास्क कंटेन्ड इन अपेंडिक्स 2 द AMC टू पार्ट 66। सम टास्क शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच पैराग्राफ अपेंडिक्स 2 लिस्ट। Tasks should be selected among those applicable to type of aircraft and license. Other tasks than those in the Appendix 2 may be considered as a replacement when they are relevant. Typically, in the addition to the variety and complexity, the OJT tasks should be selected because of their frequency, safety, novelty, etc. इसमें एक एडिशनल पॉइंट जो है, अप टू 50% ऑफ रिक्वायर्ड OJT may be undertaken before the aircraft theoretical type training starts। मतलब जो आपका टाइप ट्रेनिंग स्टार्ट्स है तो उससे पहले भी हम OJT टास्क कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द ऑन जॉब ट्रेनिंग शुड प्रोवाइड ट्रेनीज ए शेड्यूल और प्लान इंडिकेटिंग द लिस्ट ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म अंडर सुपरविजन। तो OJT शुड बी अंडर सुपरविजन। A record of the task completed should be entered into logbook, which should be designed such that each task or group of task is countersigned by the corresponding supervisor। तो मैंने बताया कि जब टाइप रेटिंग मिलने वाला होता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो टास्क लिस्ट है जो उस एयरक्राफ्ट के ऊपर, उसमें OJT जो है वो पहले भी करवा सकता है 50%। तो 50% OJT आपको बाद में करनी पड़ेगी। तो मतलब 6 महीने आप पहले कर सकते हैं OJT को, और 6 महीने टास्क टाइप ट्रेनिंग होने के बाद कर सकते हैं। टोटल आपको वो दिखाना पड़ेगा कि ये जो हमारे सुपरविजन के अंडर में हुआ है। तो उसके अंदर जो है आपको टोटल एंडोर्समेंट जो होगा उसका डिफरेंट एक टेबल दी हुई है हमारी, जिसमें हमारा जो A1 है, A2 है, A3, A4, B1.1, 1.2, 1.3, 1.4, B2, B3, उनको जो एडिशनल जो ऐड करना है
तो आपका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारा एक्सपीरियंस इसके अंदर बताया जाता है। और ये लाइसेंसिंग सिस्टम है हमारा एज पर कार 66। और अथराइजेशन के बाद जो हम 145 में दिखाएंगे अपना स्टाफ का टोटल डिटेल सर्टिफाइंग स्टाफ एंड सपोर्ट स्टाफ, उसके अंदर हमारा प्रोसीजर, एडिशनल प्रोसीजर है अथराइजेशन। मैंने बताया अथराइजेशन आपका, अथराइजेशन से पहले कम्पिटेंसी असेसमेंट होगा। कम्पिटेंसी असेसमेंट में मैंडेटरी ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, जो जिसमें रेगुलेशन नॉलेज है, SMS है, IHF है, FTS है, EWS है, ये सारी चीज़ ट्रेनिंग, और MOE की ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग देख के आपकी कम्पिटेंसी असेसमेंट कैरी आउट करके आपको अथराइजेशन दिया जाएगा। जब रिन्यूअल ऑफ अथराइजेशन होगा उसमें 6 मंथ करंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है विद इन 2 ईयर्स। तो 6 मंथ करंट एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप सजमेंट्स में कर सकते हैं। 2 साल के अंदर जिस सिस्टम का लाइसेंस अथराइजेशन आपके पास है, अथराइजेशन रिन्यूअल के लिए करंट एक्सपीरियंस 6 मंथ रिक्वायर्ड है। लाइसेंस के लिए वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि लाइसेंस 5 साल का हो गया या 10 साल का आपको मिलता है या 5 साल का मिलता है, तो उसमें आपको 2 साल के अंदर अथराइजेशन रिन्यूअल के लिए करंट एक्सपीरियंस आपका रखना पड़ेगा। उस सिस्टम में 6 महीने कम से कम आपने CRS दिया हो, सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस दिया हो, या असिस्ट किया हो सर्टिफाइंग स्टाफ को लाइसेंस जो अपना अथराइजेशन है उसको रिन्यू करवाने के लिए। तो आप असिस्ट भी दिखा सकते हैं कि असिस्ट किया था इंजीनियर्स को, आप उसमें एंट्री बनाएंगे लॉग बुक में, और उसके हिसाब से लाइसेंसिंग सिस्टम होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, और उसके बाद आप जितना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप कमेंट्स में लिखिए। कमेंट्स में मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अगर फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं फ़ोन नंबर भी आपको दे दूंगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं। थोड़ा सा समझना है कि EASA का और DGCA का थोड़ा सा सिस्टम जो सेपरेशन है, DGCA और EASA में थोड़ा सा मैंने बताया। EASA में जो है वो CAT-C में डिफरेंस आता है थोड़ा सा। CAT-C जो हमारा है वो वहाँ BTEC एकेडमिक रूट भी है, हमारा एकेडमिक रूट नहीं है। बाकी जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें हैं वो सेम सिस्टम है। एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस चेंज और है, जो EASA में है वो पहले बेसिक लाइसेंस दे देते हैं और टाइप रेटिंग बाद में एंडोर्स करते हैं। हमारा टाइप रेटिंग होने के बाद लाइसेंस मिलता है और उसमें एंडोर्समेंट होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप समझना है। और जो लाइसेंसिंग सिस्टम मैंने बताया, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अभी जो पहले बात हुई है, हमारा थोड़ा सा एक इशू है जो हमें थोड़ा सा रेज करना चाहिए। वो है जो हमारा रिटायरमेंट के बाद रीजॉइनिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, उसमें अगर रिटायरमेंट के बाद रीजॉइनिंग होती है तो यंगस्टर्स जो हैं हमारे, जो युवा भाई हैं, जो AME कोर्स किया है, जिन्होंने BAM जो मॉड्यूल्स क्लियर कर रखे हैं, उनके लिए कैरियर में रुकावट आती है। जैसे जैसे रीजॉइनिंग से काम चलता रहेगा और रीजॉइनिंग वाले वापस आते रहेंगे, रीजॉइनिंग करते रहेंगे, तो जो युवा साथी हैं जिन्होंने मॉड्यूल क्लियर कर रखे हैं, उनको जो है टाइप रेटिंग मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी लाइसेंस है उनके पास, 8-8, 10-10 लाइसेंस हैं। और वो लोग जो हैं एक प्रकार से एक रास्ता ब्लॉक करने वाली बात हो जाती है। वो लोग जो पूरी सर्विस करके दोबारा रीजॉइन करते हैं, उस बेस पे हमारे युवाओं का जो रोज़गार है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ती है उससे। और जो एक नया ब्लड होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, नया चेंज आता है कंपनी में, तो उसमें जो है युवा साथी जो हैं वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो पुराने लोग हैं, जो रिटायरमेंट के बाद या एज फैक्टर है, जिन्होंने पहले काम किया है, वो जब रीजॉइन करते हैं तो हमारे युवा साथी जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उसमें थोड़ी सी हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि जो रीजॉइनिंग सिस्टम है हमें वो कहीं ना कहीं जो उसको रोकना है। और जो रिटायरमेंट के बाद रीजॉइनिंग है वो इशू जो है अपने युवाओं के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और जो युवा भाई हैं उनको लिया जाता है जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट पे, फिक्स टर्म एंगेजमेंट पे, और उनका करियर जो प्लानिंग नहीं है, करियर जो
आगे कैसे उनको टाइप रेटिंग देना है, कैसे उनको तैयार करना है, उस तरह से उनको एक तरह से, क्योंकि आगे उन्होंने ट्रेंड लोग मिले हुए हैं और रीजॉइन करके एक जो स्लॉट बन जाता है ऊपर में। और युवा भाइयों को जो है, और जो युवा साथी हैं जिन्होंने मॉड्यूल क्लियर कर रखे हैं, जो एलिजिबल हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है। और वो लोग जानबूझ के अपना रिक्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए उन लोगों को उतनी वैल्यू नहीं देते और अपना एक प्रकार से रिक्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में दिखाते हैं, ताकि दूसरे आदमी ट्रेंड होंगे तो मेरी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और वो उनको ट्रेंड नहीं करते हैं। इस वजह से कि मैं जो है, अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर अकेला रहूँगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बुलाना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां जानबूझ के प्लानिंग के तहत दूसरे बंदों को ट्रेंड नहीं किया गया, खुद ट्रेंड होकर के उसको मालूम है कि अगर मैं रिटायरमेंट के बाद अपने घर में बैठूंगा तब भी ऑर्गेनाइजेशन को नीड होगी मेरी, क्योंकि मैंने प्लानिंग के तहत किसी और को उस सिस्टम पे ट्रेंड नहीं होने दिया, उस सिस्टम पे एक्सपीरियंस नहीं लेने दिया। और धीरे धीरे जो है ऐसी स्टेज आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन को उस बंदे से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि काम रुक जाता है और उसको बुलाना पड़ता है। तो ये समस्या जो हमारी है, जो इंजीनियर्स में और हमारे दूसरे जो स्टाफ हैं उसके अंदर आती है, तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा और कोशिश की जाए कि हम ह्यूमन मैन पावर की जो प्लानिंग है, परफेक्ट प्लानिंग हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, कि ये बंदा रिटायर होगा तो दूसरा बंदा टेक ओवर कैसे करेगा, जितने रिटायर होने वाले बंदे हैं उतने लोगों को साथ साथ में ट्रेंड किया जाए, तब हमारे जो बेरोजगारी है जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग साइड में वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। और जितने कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको जॉब मिल सकता है, अगर ये लोग जो 60, 65, 70 कोई भी एज लिमिट नहीं है, वो ये काम करते ही रहते हैं, रिज्वाइनिंग करते ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। जहां हमें देखना पड़ेगा कि युवा साथियों को जो मॉड्यूल क्लियर कर रखे हैं उनको टाइप रेटिंग मिले और वो जॉब के लिए एलिजिबल हों। और प्लानिंग के तहत ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना पड़ेगा, जो रिटायर हो रहे हैं उनके जाने दें, और उनके जाने से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई जो है वो जूनियर्स को और जो युवा साथी हैं उनको ट्रेंड करके और वहाँ पर के जो उनको तैयार किया जाए उसके हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट है। और ऐसी कंडीशन ना हो कि जो रिटायर बंदा है उसको बुलाना पड़े। एक प्रकार से इसमें जो है वो बार्गेनिंग भी चलती है कि मैं तो अकेला हूँ इस सिस्टम पे, दूसरा है नहीं, तो मैं आऊँगा तो इतने पे आऊँगा, और ऑर्गेनाइजेशन जो है मजबूर हो जाता है उसको हाईएस्ट पेमेंट देने के लिए, क्योंकि रिटायर्ड है, रीज्वाइनिंग है, उसके बाद भी हमें मैक्सिमम उसको देना पड़ता है। और ये कंडीशन क्यों आई? क्योंकि हमारी प्लानिंग जो है वो प्लानिंग उस हिसाब से नहीं होती। प्लानिंग जो करनी है हमें, वो प्लानिंग कितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, कौन से सिस्टम के हो रहे हैं, कौन सा सिस्टम पे ट्रेंड थे, उसके पीछे बैकअप है कि नहीं है। हमें अपना बैकअप तैयार करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि वो ऊपर वाली लेयर जो है रिटायर हो रही है वो चले जाएं तो नेक्स्ट जो बंदे हैं वो टेक ओवर कर लें। ये चीज़ें होनी चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, और जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी जो रीज्वाइनिंग कम से कम होनी चाहिए, ताकि युवाओं को रोज़गार मिले। और हमें भी जब रिटायरमेंट से पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले हमें टाइम होता है, तो हमें भी अपने को तैयार कर लेना चाहिए कि एविएशन में कमी नहीं है काम की। एविएशन रिलेटेड जॉब मैं बताता हूँ आपको, आपका ट्रेनिंग है, देर आर सो मैनी एमई कॉलेजेस, देर आर सो मैनी टाइप रेटिंग कॉलेजेस। अगर आपने वास्तव में एक्सपीरियंस लिया है, वास्तव में एजुकेटेड हैं, जाइए अपने एक्सपीरियंस को यंगस्टर्स को प्रोवाइड कीजिए। दूसरा जो है एविएशन रिलेटेड कंपनियाँ बहुत कम हैं इंडिया में। आप लेदर की कंपनी जो सीट कवर बनाते हैं, छोटे आइटम बनाते हैं, छोटे एनडीटी शॉप हैं, हमारे जो छोटा मोटा सर्विसेज हैं जो सब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं 145 ऑर्गेनाइजेशन में, कैमो में, मैनुअल राइटिंग है, देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ कंपनी आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि आप सैलरी में बंध गए, आपने केवल सैलरी, जो हर महीने सैलरी मिलता है उससे अच्छा कुछ नहीं लगता, इसलिए आप बार बार जो है वो चीज़ें आकर के रीज्वाइनिंग पे आ जाते हैं हम। और उस रीज्वाइनिंग के चक्कर में जो बेरोजगारी है इस फील्ड में ज़्यादा बढ़ती है। तो मैं सीनियर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सामाजिक दायित्व समझते हुए
आप जब रिटायरमेंट मोड पे हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं, 2 साल बचा हुआ है, अपनी प्लानिंग करिए, बाहर कंपनी खोलिए। मैनुअल राइटिंग कंपनी मैंने बताया, अपना सीट कवर बनाने की कंपनी है, और सब कंट्रैक्टेड कंपनी है, एनडीटी की शॉप लगा सकते हैं आप। देयर आर सो मैनी बिजनेसेस इन दैट। मैनुअल राइटिंग है और ट्रेनिंग का है। आप ट्रेनिंग दीजिए अच्छे से अच्छी, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलिए और अपना नॉलेज जो है उन लोगों में बांटिए। बीटेक एरोनॉटिकल दे सकते हैं आप, बीटेक का कॉलेज खोल सकते हैं, टीचिंग में जाइए ताकि हम अच्छे से अच्छे इंजीनियर तैयार कर पाएँ और जो बाकी लोगों को हम मौका दे पाएँ। तो ये मेरा एक सजेशन था। अगर सजेशन अच्छा लगे तो आप कमेंट में लिखिए। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो युवा साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस आवाज़ को उठाइए कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, और रिटायर्ड लोग हैं उनको रीजॉइनिंग जो है कम से कम बंद कर दी जाए।